ये दुनिया हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आप देख पा रहे हो, जैसी आप महसूस कर पा रहे हो। इस दुनिया को ऐसा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइस दिए हैं, बहुत कुछ फेस किया है। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वॉर सेकंड की, क्योंकि ये जो हमारी कहानी है ये बेस भी वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर ही है। इस वजह से वहाँ की जो सिचुएशन थी, जो लोगों ने वहाँ पे फेस किया, जो चीज़ उन्होंने देखी, जो उनका उत्पीड़न हुआ, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं बात करूँ हिटलर की, हिटलर ने उस दौरान बहुत सारी विजय प्राप्त की और उसका जो आधिपत्य था, जो उसका किंगडम था, वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो जीत रहा था। उस दौरान उसकी सेना ने लोगों पे बहुत सारे उत्पीड़न किए और उनमें से एक कम्युनिटी थी ज्यूस, जिसको यहूदी भी बोलते हैं। लोगों ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया उनको और उनको पकड़ के वो जेल में डालते थे। जेल कह सकते हो आप या फिर कैंप कह सकते हो। और उन सबको कैंप के अंदर रखा जाता था और कैंप के अंदर रख उनको मारा जाता था और उनको इतनी बेदर्दी से मारा जाता था कि जो भी व्यक्ति उनको देखता था वो या तो बेहोश हो जाता था या वहीं पे अपना दम तोड़ देता था। इतनी दर्दनाक मौत दी जाती थी उनको। और इन्हीं कैंप के अंदर लाया गया एना फ्रैंक को उसके परिवार के साथ। उसके परिवार में सब मर गए, एना फ्रैंक भी मर गई किसी बीमारी के कारण। और उनके पिताजी सिर्फ ऑटो फ्रैंक ही सर्वाइव कर पाए उनके पूरे ग्रुप में। और वो ही वापस अपने घर वापस आए। घर आके उन्होंने अपने घर में देखा कि ऑटो फ्रैंक की डायरी सही सलामत रखी हुई है। उसको पढ़ा और उसको उन्होंने पब्लिश कराया, जिसको हम अब चैप्टर नंबर 4, और उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और अब ये स्टोरी हम शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू शेयर ऑलवेज गुड थिंग्स टू योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, this is Pratik Gautam and welcome back to my channel. So friends, today we are learn about chapter number 4 from the diary of Anne Frank. तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि ये स्टोरी किसके बारे में है। देख फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है वो दो कम्युनिटी के बारे में बताती है। पहली जो कम्युनिटी है जिसको हम नाजी बोलते हैं और दूसरे हैं जूस। और जूस एक रिलीजन है, रिलीजन एक धर्म है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे ही एक धर्म है जूस। तो जो नाजी हैं वो अत्याचार करते हैं ज्यूस पे, उनको चाहते नहीं हैं, उन पे उत्पीड़न करते हैं, उनको पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, कैंप में डालते हैं। और कैंप में ऐसे नहीं डालते कि कैंप में डाल दिया उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको मारने के लिए कैंप में डाला जाता था। और उन कैंपों में ना उन लोगों को बहुत ही दर्दनाक मौत दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों में से एक थी एना फ्रैंक। एना फ्रैंक को भी उन्हीं कैंपों में ले जाया गया और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हो गई। अपने मृत्यु के दौरान एना फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जितनी भी उत्पीड़न सहे, जो जो उसने फेस किया, वो उसने सब कुछ एक डायरी में लिखा। और वो डायरी मिली उसके पिताजी को और उसके पिताजी ने उसको पब्लिश कराया और उसका नाम रखा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो यही हमारा आज का चैप्टर है और इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। आपको लेक्चर बड़े ध्यान से देखना है और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस नोट करते चलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एनीलीज मैरी एना फ्रैंक, ये पैदा हुई थी 12 जून 1929 और इनकी डेथ हुई थी फरवरी या मार्च 1945। देखिए, ये आपको नोट करके क्वेश्चन लिखना है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में एना फ्रैंक का पूरा नाम पूछ लेते हैं, तो आपको पूरा नाम भी पता होना चाहिए, ये भी आपको राइट डाउन करना है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेनी है, ठीक है फ्रेंड। वॉज अ जर्मन बोर्न Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II। तो एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल थी जिसने अपनी डायरी लिखी जब वो छुप रही थी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम एक जगह है, ये प्लेस का नाम है। जब जर्मन का कब्जा बढ़ता गया नीदरलैंड तक वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेंड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड। जब नाजियों ने सत्ता को हथिया लिया या हासिल कर लिया
वो फंस गई थी, ट्रैप नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड, जब उन्होंने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया और वो नीदरलैंड तक पहुंच गए। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, और उनके उत्पीड़न बढ़ते चले गए जूइश लोगों के खिलाफ। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न। द फैमिली वेंट इनटू जुलाई 1942 इन हिडन रूम हर फादर ओटो फ्रैंक्स है एना फ्रैंक के पिताजी, हाइडिंग इन ऑफिस एंड बिल्डिंग। तो एना और उनकी फैमिली जुलाई 1942 से छुप रहे थे अपने पिता के ऑफिस में। उनके पास जो कमरे थे ऑफिस में, उनमें वो बिल्डिंग में छुप रहे थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छुपते छुपते, द ग्रुप वाज बिट्रेड, ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वर एना डाइड ऑफ टाइपस इन हर फादर। देखिए 2 साल उनको छुपते छुपते हो गए थे ऐसे ही, अपने पिता के ऑफिस में जो कमरे थे वहाँ पे वो छुप रहे थे, लेकिन किसी ने ग्रुप में से उनको धोखा दे दिया। उसके बाद वो पकड़े गए और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, और जहाँ पे एना की मृत्यु हो गई बीमारी से, थाइपस बीमारी से। बर्गन बेल्सन ये उस जगह का नाम है जहाँ पे वो कैंप था। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और उसकी बहन की मौत के दौरान ही उसकी भी मृत्यु होगी, मतलब कुछ दिनों के अंदर अंदर वो भी मर गई। उनकी बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक। ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर से सिर्फ उनके पिता यानी कि ओटो ही फ्रैंक बचे। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड, तो जब वॉर खत्म होगी उनके पिताजी अकेले बचे और वो ही एम्स्टरडैम वापस आए। टू फाइंड हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने देखा कि उसकी जो डायरी थी वो अब भी बची हुई है। कन्वेंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, उनको पता था, पूरा यकीन था कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उसको पब्लिश कराया इंग्लिश में। द नेम ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये उसका नाम रखा और उसको तुरंत ही पब्लिश करा दिया। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ द लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। और एना फ्रैंक को ये डायरी मिली थी उसके 13वें जन्मदिन पे, बर्थडे पर। में उसने ऐतिहासिक, क्रॉनिकल्स होते हैं मतलब ऐतिहासिक इवेंट्स को कैप्चर किया और अपनी लाइफ के बारे में लिखा, जिसमें 12 जून 1942 से लेकर उसकी जो लास्ट एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944। देखिए ये जो डेट दी हुई है ना आपको, ये नोट करके लिखनी है कॉपी में, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है, कि उसकी डायरी के अंदर कौन सी डेट दी हुई थी, या एना फ्रैंक ने अपनी डायरी कब से लिखनी शुरू की और उसका लास्ट वर्ड कब लिखा गया, नोट करके लिख लेनी है। 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया और 1 अगस्त 1944 उसने फाइनल कुछ लिखा था अपनी डायरी के अंदर। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेट फ्रॉम इट ओरिजिनल डच into many language and become one of the world's most widely read book, और उसको बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने कन्वर्ट कराया, पब्लिश कराया, जो कि एक वर्ल्ड फेमस रीडिंग बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, उसके ऊपर बहुत सारी फिल्में बनाई गई, टेलीविज़न पे दिखाया गया, एंड थिएटिकल प्रोडक्शन, और उस पर बहुत सारे नाटक बनाए गए, एंड इवन ओपेरा। ओपेरा भी एक तरह का नाटक ही होता है, बस इसको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया जाता है। बेस्ड ऑन द डायरी डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, जिससे हमें उसकी मैच्योरिटी का पता लगता है और उसके ब्राइट माइंड का पता लगता है। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, और ये डायरी हमें बताती है कि नाजी कैसा व्यवहार करते थे जो उनके पास कैंप में रहते थे लोग। एना फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, एना फ्रैंक उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। अब देखिए एन फ्रैंक ने डायरी में क्या लिखा वो यहाँ से शुरू होता है। राइटिंग इन अ डायरी
इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो बोल रही है कि ये मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है मेरे जैसों के लिए जो अपनी एक डायरी लिख रहे हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर राइटिंग एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम का मतलब होता है मुझे ऐसा लगता है, ये ऐसा प्रतीत होता है। मी दैट लेटर ऑन नाइदर I nor anyone else will be interesting in the musings of the 13-year-old girl, school girl। तो एना फ्रैंक बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है या मुझे ऐसा पता है कि 13 साल की लड़की के बारे में ना ही तो कोई इंटरेस्ट होगा जानने के लिए कि वो क्या चाहती है या क्या सोचती है, और ना ही कुछ समय के बाद मैं भी ये जानना चाहूँगी कि मैं जब 13 साल की थी तो मैं क्या चाहती थी। ओहो वेल, इट डजेंट मैटर, ये कोई मायने नहीं रखता। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे इसकी ज़रूरत है और मैं अपनी छाती का बोझ उतारना चाहती हूँ। इसका मतलब होता है कि जब भी आपको कोई चीज़ पता होती है तो आप किसी से बोलना चाहते हो, और जब आपका कोई दोस्त नहीं है, अगर आप उसको लिख दोगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब वो उसको लिख देगी तो वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है कंपेयर ऑफ मनुष्य, आदमी। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ द डेज when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। मुझे ऐसा लगता है मैं ये जब बोल रही हूँ उन दिनों के बारे में जब मैं फील कर रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस, डिप्रेस इन माय माइंड, और अपने घर पे बैठी हुई हूँ और अपनी ठोड़ी पे हाथ रख के ऐसे बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर हो रही हूँ और उदासीन हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, ना इधर का ना उधर का। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। बस यही सोचती हूँ कि मुझे घर बैठना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वर आई वॉज। मैं जहाँ थी अपने घर वहीं पे रुक गई आखिरकार। ब्रूडिंग यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। और ये सोचते हुए कि पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी। और मैं बस यही प्लान कर रही थी कि जिसको लोग बहुत सख्त नोटबुक बोलते हैं, जिसको लोग डायरी बोलते हैं, उसको किसी को पढ़ने ना दूँ अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। तब तक मुझे कोई अच्छा और सच्चा मित्र नहीं मिल जाता, ये डायरी में किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वुडेंट मेक अ बाइट ऑफ डिफरेंस। मुझे इससे रत्ती बरक भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। I don't have a friend। और मैं फाइनली उसी बात पे आती हूँ जिसने मुझे एक डायरी रखने पे और डायरी लिखने पे मजबूर किया। मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर। मैं इसको और अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज completely अलोन इन द वर्ल्ड। मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट एंड 16-year-old सिस्टर। मेरे बहुत प्यारे माता पिता हैं और एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 13 लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली। मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स एंड गुड होम। प्यारी चाची और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऊपरी तौर पर मेरे पास सब कुछ है।
एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ एक सच्चे मित्र को छोड़कर। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ केवल मौज और मस्ती के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, और मैं रोज बस वही सोचती हूँ, रोज साधारण सी चीज़ें। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट माई क्लोज, और मुझको ऐसा लगता है कि हम और करीब नहीं पहुँच पा रहे हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, ये मेरी गलती हो सकती है। वी डोंट कन्फाइड ईच अदर, हम एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं करते हैं। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये मेरी भी गलती हो सकती है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बताते, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से ये कभी भी बदलने वाला नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी, इसलिए मैं अपनी डायरी को लिखना शुरू कर रही हूँ। देखो, इसके जो फ्रेंड सर्कल में है ये बोल रही है कि हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं कि एक दूसरे को अपने भेद बताएं। हमको ये लगता है अगर मैंने इसको भेद बताए तो ये मेरी बात सारे कहीं फैला देगा, स्प्रेड कर देगा उसको। इसलिए इसने क्या शुरू करा, अपनी डायरी लिखनी शुरू करी। इसलिए इसने डायरी लिखनी शुरू करी कि अपने सारे मन की बात मैं आराम से डायरी में लिख सकती हूँ, और ये किसी को बताएगी भी नहीं। और इसमें ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा धैर्य है इंसान से अधिक। देखिए स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है ना। ये एक लड़की है एना फ्रैंक, और ये एक डायरी लिख रही है क्योंकि इसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं है। ये अपने मन की बात करना चाहती है, और इसे ये लगता है कि अगर मैं इसको लिख दूंगी, पेपर पे लिख दूंगी, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा कंपेयर ऑफ किसी इंसान को बताना, क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगी तो शायद वो किसी और को बता दे मेरे मन की बात। इसलिए इसने एक डायरी लिखनी शुरू कर दी है। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई ना।